हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी के रिगार्डिंग रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारत का संविधान, वो कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना है, कई सारी स्केड्यूल्स से मिलकर बना है। पार्ट्स मतलब भाग, स्केड्यूल्स मतलब अनुसूचियां, और इन पार्ट्स के ही अंदर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। इन आर्टिकल्स के बारे में ही आज हम लोग देखने वाले हैं। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 नवंबर 1949 1949 26 नवंबर 1949 को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। कमेटी ने इसको एडॉप्ट करा था, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में ये इम्प्लीमेंट हो गया था, इन्फोर्स हो गया था। जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 पार्ट्स थे। प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में 25 है। स्केड्यूल्स कितनी थी? स्केड्यूल्स 8 थी। प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में 12 है। जो आर्टिकल्स थे तब रफली 395 था। प्रेजेंट में कितने हैं? करंट में अमेंडमेंट होते गए, आर्टिकल बढ़ते गए, और प्रेजेंट में 450 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं। तो आप सभी को एक चीज बता दूं कि 450 आर्टिकल्स को एक क्लास में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए क्लास 1 रहने वाली आर्टिकल्स की ऐसी 2 से 3 क्लास में कंप्लीट 450 आर्टिकल्स विद पार्ट हम लोग कवर कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर मैंने एक फोटो लगा रखी है जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये पार्ट दिए गए हैं। 25 पार्ट्स हैं टोटल, और किस पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके, जो पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में। ये हमारा पूरा भारत जिसको हम यूनियन कहते हैं, उसकी टेरिटरी, ये सब पार्ट 1 में लाई करता है। इसके जो आर्टिकल है पार्ट 1 के, वो 1 से लेकर 4 तक के बीच में, ये आपको पता रहना चाहिए। जो आर्टिकल फर्स्ट है वो बताता है नेम ऑफ द यूनियन। नेम ऑफ द यूनियन, यूनियन का नाम क्या? हमारे भारत या इंडिया। ओके, दैट इज आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 बताता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है, स्टेट की स्टैब्लिशमेंट के बारे में। या तो एक स्टेट दो अलग अलग स्टेट में ब्रेक हो जाएगा, या तो दो अलग अलग स्टेट मर्ज हो जाएंगे और आपस में एक बड़ा स्टेट बना देंगे। ये स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 2 बताता है। जो आर्टिकल 3 है वो ये बताता है कि स्टेट के रिगार्डिंग, स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग जो लॉ है वो कौन बनाता है? तो वो पार्लियामेंट बनाती है ना। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि लॉ बनने से पहले पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा या तो वो राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन स्टेट्स के रिगार्डिंग इसको सबसे पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। इसको सबसे पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, तब वो बिल लाया जाएगा। देन वो, अगर वो दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, और एक स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगा जिसको सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है। जो आर्टिकल 4 है वो सिर्फ यही बताता है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही पावर रखती है स्टेट्स को बनाने के लिए। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। और आपको एक चीज और यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो बिल लाया जाएगा, बिल से लॉ बनने तक का सफर रहता है जो, वो दोनों हाउसेस से या तो वो लोकसभा होगी या तो वो राज्यसभा होगी। तो सिंपल मेजोरिटी से ही इस बिल को पास कराना पड़ता है जो स्टेट वाला रहता है। ओके, अब सिंपल मेजोरिटी होती क्या है इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल 368 है जो, वो हमें अमेंडमेंट के बारे में बताता है। और अमेंडमेंट करने, किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करने के लिए मेजोरिटी की जरूरत होती है ना, हाउसेस के लोगों की। तो 3 टाइप की मेजोरिटी होती है बेसिकली, देखा जाए तो टाइप्स होते हैं मेजोरिटी के। पहली है सिंपल मेजोरिटी, देन स्पेशल मेजोरिटी, देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन। या तो बिल लोकसभा में लाया जाएगा या तो बिल राज्यसभा में लाया जाएगा, किसी भी एक हाउस में लाया जाएगा। तो वहाँ के 50% प्लस 1 जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक हाउस से दूसरे हाउस जाएगा बिल, एक हाउस से दूसरे हाउस जाएगा, एंड देन वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड देन वो बिल लॉ बन जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी ये होती है कि 50% प्लस 1 होना चाहिए, पर लेकिन ये टोटल स्ट्रेंथ का होना चाहिए, एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट अगर उसमें मोहर लगा देगा तो वो बिल लॉ बन जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन वाला केस ये होता है, स्पेशल मेजोरिटी ये वाली जो है वो तो सेम ही रहेगी यहाँ पे। रेटिफिकेशन में एक एडिशनल चीज ये हो जाती है कि हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, उन असेंबली का टोटल 50% प्लस 1 अगर मेजोरिटी में है,
तो फिर वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन वाली कंडीशन से दोनों हाउस से बिल पास होगा, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लॉ बनेगा और ऐसे अमेंडमेंट होता है। तीनों में सबसे सरल सिंपल मेजोरिटी ही होती है और इसी मेजोरिटी के थ्रू आपका स्टेट के रिगार्डिंग लॉ लाया जाता है। ओके, दैट इज पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं जो कि बताता है हमें सिटीजनशिप के बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में बताता है हमें। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 5 से लेके 11 तक के बीच में हमें दिए गए होंगे। जो आर्टिकल नंबर 5 हो ये बताता है कि आप भारत के नागरिक कहलाएंगे कब, आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे कब। 3 कंडीशंस हैं, या तो आप पैदा होने चाहिए इंडिया में, या तो आपकी जो मदर है या फादर है दोनों में दोनों इंडिया के होने चाहिए, तब आप ऑटोमेटिकली इंडिया के कहला जाएंगे, या तो आप बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ पर रहते हुए आए हैं, तब आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। जो आर्टिकल नंबर 6 है वो ये बताता है माइग्रेटेड लोगों के बारे में, कहाँ से कहाँ माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल नंबर 7 भी सेम है, माइग्रेटेड लोग के बारे में बताता है, बट वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। ओके, एंड देन आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर हमें 8 बताता है राइट्स ऑफ दोज पीपल हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर, इंडिया को छोड़कर इंडिया के बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 8। ओके, आगे बढ़े। जो आर्टिकल नंबर 9 है वो ये बताता है कि अगर कोई पर्सन है, कहाँ का, अगर कोई पर्सन है इंडिया का, अगर वो फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो क्या होगी, लूज हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी, अगर वो फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेता है। आर्टिकल नंबर 10 ये बताता है कंटिन्यूएंस के बारे में, अगर कोई भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो उसके जो राइट्स हैं वो ऐसे ही चलते जाएंगे। एंड देन आर्टिकल नंबर 11 ये बताता है कि ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉज फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो कौन बनाएगी, वो पार्लियामेंट बनाएगी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट सेकंड भी खत्म होता है। बहुत ही छोटा था, बहुत ही आसान था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मेन आते हैं अब हम पार्ट 3 जो कि हमारा बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और सबसे पहले ये यूके में इंट्रोड्यूस हुए थे, जहां पर इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि मैग्ना कार्टा किससे बोलते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स को ही बोलते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो 12 से लेकर 35 के बीच में लाया करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। जो राइट टू इक्वेलिटी है, जो राइट टू इक्वेलिटी है उसका जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में दिया गया है, तो वो दिया गया है 14 टू 18 तक के बीच में। जो राइट टू फ्रीडम है उसका जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, जो राइट टू इक्वेलिटी है उसका जो आर्टिकल है वो 19 से लेके 22 तक दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैट इज आर्टिकल नंबर 23 टू 24। देन आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके जो आर्टिकल है, उसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के बीच में आते हैं। एंड देन ये इस वाले को आप हटा लीजिए और इसको कर लीजिए राइट टू माइनॉरिटीज, जिसके आपके आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 के बीच में। एंड देन आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। और इसी आर्टिकल को, ये वाले 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। चलिए एक एक करके इन सबके बारे में देख लेते हैं। जो आर्टिकल नंबर 12 है वो हमें बताता है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है, कुछ खास इसमें है नहीं। जो आर्टिकल नंबर 13 है वो हमें बताता है कि पार्लियामेंट विल नॉट मेक एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो किसके खिलाफ हो, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। ओके, अब यहाँ पर जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है वो किसके बारे में बताते हैं, तो वो राइट टू इक्वेलिटी के बीच में लाई करते हैं और राइट टू इक्वेलिटी को दर्शाते हैं। कभी क्वेश्चन बन जाए कि राइट टू इक्वेलिटी के आर्टिकल्स किस किस के बीच में है, तो वो 14 से 18 के बीच में है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है, राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार, हर किसी को समान नजरों से देखा जाएगा, किसी में भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 इसके कुछ सब क्लॉसेस भी हैं तो इनको ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 बताता है इक्वालिटी टू स्टेटस, मतलब
मतलब ये होगा कि किसी भी इंसान, कोई भी एक इंसान है, उसको उसके रिलीजन, उसके बैकग्राउंड, उसकी कास्ट, उसकी जेंडर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करा जाएगा, है ना। इन पांचों के बेसिस पर उसको जज नहीं करा जाएगा। दैट इज 15A में बोला गया। 15B में क्या बोलता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां पर किसी इंसान को उसके कास्ट और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग जज नहीं करा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पब्लिक प्लेस है वहां पर किसी भी इंसान को उसके कास्ट या जेंडर के बेसिस पर जज नहीं करा जाएगा। और अगेन जो 15C है, जो कि एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। किसका अपवाद है? 15B का। क्यों? क्योंकि इसमें बोल देता है कि चिल्ड्रन और फीमेल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी हमने 15B में पढ़ा कि पब्लिक प्लेस पर कास्ट या जेंडर के अकॉर्डिंग किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सब इक्वली हैं। और अगेन उसके जस्ट बाद 15C में हमें बता दिया जाता है कि जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन है और जो फीमेल है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो 15D है वो हमें बताता है SEBC की रिजर्वेशन के बारे में, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन दिया है तो ये भी एक क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। 15E बताता है हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन के बारे में। एंड देन 15F है EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनके रिजर्वेशन के बारे में। तो ये भी एक एक्सेप्शन बनता है 15A और 15B का। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 बताता है इक्वालिटी टू पब्लिक स्टेटस यानी कि जो सार्वजनिक रोजगार है या जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक स्टेटस है, पब्लिक सर्विस है, जो भी जॉब है गवर्नमेंट की, उसमें इक्वालिटी होगी। अगर कोई जॉब आ रही है, मान लीजिए अगर कोई जॉब आ रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाल रही है, तो वो उसके लिए सबको इक्वल मानेगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 16 बोलता है। इसके भी 6 सब क्लॉसेस हैं, एक एक करके देखते हैं। जो 16A है वो हमें बताता है कि कोई भी पब्लिक सर्विस में सबको इक्वालिटी मिलेगी। 16B बताता है कि रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बैकग्राउंड और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, मतलब सबको इक्वल माना जाएगा। एंड देन उसके जस्ट बाद 16C में ये बोल दिया जाता है कि जो पार्लियामेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो पार्लियामेंट है वो प्रायोरिटी दे सकती है स्टेट के पीपल को। मतलब ये है, अगर किसी स्टेट में वैकेंसी आई, गवर्नमेंट जॉब की, तो दूसरे स्टेट के लोग भी उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकती है कि जिस स्टेट में वैकेंसी आई, उस स्टेट के लोगों को प्रायोरिटी दे सकती है। तो ये एक एक्सेप्शन बनता है। ओके। 16D ये बोलता है SEBC का रिजर्वेशन। देन 16E बोलता है रिलीजियस रिजर्वेशन यानी कि कुछ धर्म की अगर वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए कोई मंदिर या मस्जिद से रिलेटेड कोई वैकेंसी आई, वहां पर लोगों की जरूरत है, तो उस धर्म के लोगों को, उस रिलीजन के लोगों को प्रायोरिटी मिल सकती है। क्योंकि किसी को भी, जनरल सी बात है, किसी को भी अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा सकती है। एंड देन लास्ट है 16F। एंड देन लास्ट है 16F, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 16 यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत को खत्म करना है। जो भी कास्ट सिस्टम है इंडिया में, उसको खत्म करना है। कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं करना, मतलब जो कि छुआछूत है, जिसको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर माना जाता था एक टाइम में, अभी तो कम होता गया है लेकिन पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, उसको खत्म करना है हमें। ये आर्टिकल नंबर 17 बोलता है। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आपने देखा होगा पुराने समय में, जैसे गांधी जी हैं, उनको टाइटल मिला है बाबू का, टाइटल मिला है महात्मा का, है ना। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल है, उन्हें उपाधि मिली है, टाइटल मिला है किसकी? सरदार की। या जो तिलक जी हमारे, उनको लोकमान्य की, उनको लोकमान्य का टाइटल मिला है। ओके। तो ये जो टाइटल मिल रहे हैं, इनको आर्टिकल नंबर 18 के थ्रू खत्म कर दिया गया है। ये बताता है आर्टिकल नंबर 18। इसका एक्सेप्शन है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है? एजुकेशन और जो मिलिट्री एक्सीलेंसी है वो इसके
एक्सेप्शन बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर कोई इंसान पढ़ लिख के एजुकेशन वाली फील्ड में डॉक्टर बन रहा है तो वो अपने नाम के आगे MBBS लगा सकता है ना, MD लगा सकता है, या जो भी उसने फील्ड से पढ़ाई करी है वो लगा सकता है। कोई इंजीनियर है तो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है ना। ये सब जो मिलिट्री एक्सीलेंसी वाले हैं, कोई भी अगर बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी रैंक पे है, मान लीजिए चीफ है, जनरल है, सेक्रेटरीट है, जो भी है वो अपने नाम के आगे लगा सकता है, क्योंकि उसने वो मेहनत करके कमाया है। उसको ये ऐसी जो टाइटल है वो फ्री में नहीं मिले, मतलब फ्री में तो इनको भी नहीं मिले थे, लेकिन अभी के टाइम में इतनी मेहनत तो कोई नहीं करेगा जितनी उन्होंने करी है। तो इनमें तो उन्होंने लेकिन मेहनत करी है, इसलिए इनको छोड़कर बाकी सारे टाइटल का एबोलिशन कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19, जो आर्टिकल 19 से 22 है वो किसके बारे में है? दैट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 जो आर्टिकल 19 है वो ये बताता है कि जो जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं। जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं, वो राइट्स को हम जान लेते हैं। कुल मिला के 6 राइट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इस वाले को भी मैं होल्ड पे रखिएगा, इस वाले को मैं बता रहा हूँ। जो 19 सब क्लॉज ए है वो ये बताता है कि कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन इंडिया का कहीं पर भी कुछ भी स्पीच दे सकता है ना, कुछ भी स्पीच दे सकता है, और ये उसका राइट है, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन रोका कब जाएगा? तब जब दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वो हर्ट पहुंचाएगा। ध्यान सुनिएगा कि फंडामेंटल राइट्स का फंडा क्या होता है। इंडिया में हर किसी सिटीजन के पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और सबके पास ये फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है। अगर मान लीजिए इस पर्सन को स्पीच देनी है तो वो स्पीच बिल्कुल दे सकता है, लेकिन वो स्पीच में कुछ ऐसा नहीं बोलेगा कि इस वाले किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को हर्ट हो जाए। अगर वो हर्ट होगा मतलब कि वो गलत बोल रहा है, वो स्पीच उसको नहीं बोलनी चाहिए। तो वो स्पीच उतनी ही बोलेगा जिसमें किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को हर्ट नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब गैदर जो बी वाला है कि कोई भी सिटीजन कहीं पर भी गैदर हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई भी हथियार नहीं होने चाहिए। कोई भी सिटीजन यूनियन बना सकता है, सब क्रॉस सी बोलता है। जो डी है वो ये बोल सकता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, मतलब विजिट कर सकते हैं पूरी इंडिया में कहीं पर भी। इसके एक्सेप्शन है वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हो, जैसे अभी आप जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। ई का मतलब है लिव, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, है ना, इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं। इसमें भी सिर्फ वही एक्सेप्शन है कि आप उन जगहों पर बस नहीं रह सकते जहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, एंड देन जी है बिजनेस और वर्क, कि आप इंडिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी वर्क कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो वर्क इलीगल ना हो। ओके, तो ये था। और जो एफ वाला है, ये एफ वाला है, ये जो एफ वाला है ये मनी से रिलेटेड था, ये मनी से रिलेटेड था 19 एफ, जो कि अब आर्टिकल नंबर 300 ए में ट्रांसफर कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था? 1978। इतनी चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो आर्टिकल नंबर 20 है वो ये बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराध क्षमा के संबंध में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपको पुलिस ले जा रही है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रही है, तो आपके पास क्या राइट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 20A ये बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए आज आपने कोई क्राइम करा, आज आपने कोई क्राइम करा, उसके लिए जो सजा है मान लेते हैं 6 साल है। कुछ टाइम बाद, क्योंकि इंडियन जुडिशियरी बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ टाइम बाद आपको जल्दी से सजा हो जाती है। मान लीजिए कुछ टाइम बाद आपको सजा हो जाती है, और इस ड्यूरेशन के बीच में, इस ड्यूरेशन जब आपने क्राइम करा और इस ड्यूरेशन जब आपको पनिशमेंट मिली है ना, के बीच में एक लॉ लाया जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है, और उस क्राइम के लिए सजा बढ़ के जो 6 साल थी अब वो 10 साल हो जाती है। तो क्या आपको 6 साल की सजा मिलेगी या 10 साल की सजा मिलेगी? तो आर्टिकल 20A बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि आपने जिस दिन क्राइम करा होगा उस दिन उस क्राइम के लिए जितनी सजा होगी आपको वही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको आपकी बारी आते आते कोर्ट में
वो 6 साल की जो सजा थी वो 10 साल की होगी तो 10 साल की मिलेगी, ऐसा नहीं। जब आपने क्राइम करा होगा जितनी सजा होगी उतनी ही सजा आपको मिलेगी। सेकंड है नो डबल जियोपार्डी, मतलब आपने एक बार क्राइम करा तो आपको एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि पुलिस आई और उसने आपको दोबारा या 3 बार पकड़ के पनिशमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। वो एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा होगी आपको। एंड लास्ट है 20C जो आपको बताता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपने जो भी क्राइम करा है कोर्ट में आप अपने ही फेवर में या अपने अपोजिट फेवर में गवाही नहीं दे सकते हैं। आप खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते या अपने फेवर में गवाही नहीं दे सकते हैं, कोई और दे देगा लेकिन आप नहीं देंगे। दैट इज आर्टिकल नंबर 20C। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल नंबर 21 जो बताता है हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ की प्रोटेक्शन के बारे में बताता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। जो आर्टिकल 21A है, 21A लगा हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर है, मतलब ये अमेंड होके आया है ना। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि हुआ था 2002 में, उसके रिगार्डिंग है ये। जो आर्टिकल नंबर 22 है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि अगर आपने कोई क्राइम करा है या कोई क्राइम नहीं करा है, अगर पुलिस आ रही है आपके पास और आपको पकड़ के ले जा रही है शक के बिना पर, है ना, तो आपके पास आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहले पुलिस आपको अरेस्ट का रीजन बताएगी और आपको एडवोकेट हायर करने की परमिशन ग्रांट रहती है, आपको ये पता होना चाहिए। और विदिन 24 आवर्स पुलिस आपको जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है उसके सामने पेश करेगी, है ना, विदिन 24 आवर्स। अगर आपके स्टेट में हायर कोर्ट है तो हायर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई भी कोर्ट में वो पेश करेगी जहां पर मजिस्ट्रेट होगा। आगे बढ़े। आर्टिकल है 23 से लेकर 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोएशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोएशन, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका आर्टिकल 20 है, बहुत ध्यान सुनिए, जो आपका आर्टिकल 20 है और जो आपका आर्टिकल 21 है, जो आपका आर्टिकल 20 है और जो आपका आर्टिकल 21 है, ये इमरजेंसी के टाइम भी लागू रहते हैं पूरे देश में, बाकी सब बंद हो जाएंगी, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 20 है और 21 है वो हमेशा लागू रहेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 23 से लेकर 24 पे, जो कि हमें बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोएशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो आर्टिकल्स देख लेते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 23 है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मनुष्य की जो तस्करी हो रही है उसके बारे में। और जो फोर्स्ड लेबर है जिसको हम कहते हैं जबरन मजदूरी, उनका प्रोहिबिशन करना है, उसको बंद करना है। एंड देन आर्टिकल 24 में ये बोला है जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब जो बाल मजदूरी है, जो 14 साल के कम बच्चे रहते हैं और वो चाइल्ड लेबर का जो शिकार है उसको प्रोहिबिट करना है, ये आर्टिकल नंबर 24 बताता है। आगे बढ़े, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 है जो हमें बताता है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। वेरी IMP, अगर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो कि राइट टू फ्रीडम है और रिलीजन वाला है, उससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। जो आर्टिकल नंबर 25 है वो हमें बताता है फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता एंड उसका क्या करना, उसको एक्सपेंड करना, उसका प्रचार करना है, उसको प्रसार करना, उसको फैलाना है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 25। अगर आपको, सुनिए ध्यान से, आर्टिकल नंबर 25, अगर आप कोई भी रिलीजन ज्वाइन करना चाहते हैं, भले अपना छोड़ के किसी और के में करना चाहते हैं, या कोई भी इंसान अपने रिलीजन को बढ़ाना चाह रहा है और, तो वो आर्टिकल नंबर 25 का यूज करके उसको बढ़ा सकता है, उसको कभी भी रोका नहीं जाएगा। जो आर्टिकल नंबर 26 है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 4 सब क्लॉज है, सब क्लॉज ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो आर्टिकल नंबर 26 है वो बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि क्या, कुछ
रिलीजियस अफेयर्स के रिगार्डिंग इसके जो सब क्लॉज हैं वो दिए गए हैं, एक एक करके जानते हैं हम। जो 26A है वो ये बोलता है टू स्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है वो बना सकेंगे। अगर कोई इंसान है, कोई एक सर्टेन रिलीजन का है, रिलीजियस का है, तो वो उसका क्या बना सकता है, वो उसका इंस्टीट्यूट बना सकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ये बताता है आपको 26 से। जो 26B है वो ये बताता है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, मतलब कि अब वो जो आपने 21A के तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद चलाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाएगा, खुद चलाएंगे, ये बताता है वो। उसमें स्टेट कुछ नहीं करेगा आपको। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है ना। देन बी में क्या करना है, उसको खुद मैनेज करना है, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 26C है वो ये बोलता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल्स एंड इमूवेबल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है और वो रन कर रहा है अंडर द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो जितना भी पैसा कमाएगा लोगों से, उसके रिलीजियस वाले लोगों से, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद रखेगा, दूसरे नहीं रखेंगे। कब रखेंगे खुद, जब वो लॉ को फॉलो करेगा, बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जब वो लॉ को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजियस पर्पज से कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया गया है, इलीगल तरीके से चल रहा है और वहाँ के कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जितना भी पैसा आ रहा है वो सब जब्त हो जाएगा। कौन रख लेगा उसको, गवर्नमेंट रख लेगी, है ना। तो अगर वो लॉ को फॉलो कर रहा है तो जितना भी पैसा आ रहा है, जितनी भी संपत्ति बन रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद रखेगा, उसमें सरकार का कोई भी काम नहीं है। और जो आर्टिकल 26D है जो हमें बताता है टू एडमिट सच प्रॉपर्टी, मतलब कि जितनी भी संपत्ति यहाँ से आपको मिलेगी उसको ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं करेगी क्योंकि सब लीगली हो रहा है, ओके, अंडर द गवर्नमेंट हो रहा है, लॉ को फॉलो करते हुए हो रहा है। जो आर्टिकल नंबर 27 है वो ये बोलता है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपने देखा होगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मॉल वगैरह में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई मॉन्यूमेंट देखने जा रहे हो, तो अगर सर्कस भी देखने जा रहे हो तो आपकी क्या लगती है, आपकी एंट्री फी लगती है। ये रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, कई बड़े रेस्टोरेंट, तो आपकी एंट्री फी लगती है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप कभी मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, चर्च जा रहे हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस जा रहे हो, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई भी वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता है ना। अगर कभी बाहर स्टैंड वगैरह में आपको कुछ सामान जमा करना है, वो आप पैसा दे रहे हैं, तो वो टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो आर्टिकल नंबर 28 है वो ये बोलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट, मतलब कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है या ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है, अंडर रन कर रहा है, तो अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो उसमें सभी जो धर्म है, सभी रिलीजियस के जो रिलीजन के जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो सभी लोग को वहां पर क्या माना जाएगा, इक्वली माना जाएगा। इक्वली माना जाएगा तो ये बस आर्टिकल 28 यही बोलता है कि अगर इक्वल माना जा रहा है तो उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कि मुस्लिम है, मुस्लिम एक रिलीजन है, वहां पर हिंदू भी जा रहा है, अगर वहां पर मुस्लिम तो जा ही रहा है, वहां पर क्रिश्चियन भी जा रहा है, तो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सबसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप उस हाथ में ये पहनो या टोपी पहनो या कुछ भी ऐसा पहनो या आंखों में काजल लगाओ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है ना। अगर कोई एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहाँ पर सब धर्म के लोग जा रहे हैं, तो हिंदू वाला ये नहीं बोलेगा कि भाई आप कल से सब लोग आप टीका लगा के आइए या हाथ में कड़े पहनिए या एक्स वाई जेड, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो ये सब नहीं बोलेगा। ये सब बैन है, इसका प्रोहिबिशन है, आर्टिकल नंबर 28 बताता है, ओके। आगे बढ़े, आर्टिकल नंबर 29 टू 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब होता है जो अल्पसंख्यक हैं, जो ऐसी कम्युनिटी जो हमारे इंडिया में बहुत कम है ना, जिनमें ज्यादा लोग नहीं बचे, तो उनको बचाना है, हमें बचाना है, मतलब क्या, हम खत्म कर रहे हैं उनको, यहाँ खत्म कर रहे हैं। बचाएंगे कैसे उनको, आर्टिकल नंबर 29 और 30 का यूज करके। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी लैंग्वेज को बचाएंगे, उनके स्क्रिप्ट को बचाएंगे, उनके कल्चर को बचाएंगे, और हम उनको इन 3 तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। राइट टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के ऐसे राइट होते हैं, माइनॉरिटीज के पास कुछ ऐसे राइट होते हैं जिनसे वो स्टैब्लिश कर पाए, क्या स्टैब्लिश कर पाए, उनके खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट,
ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 30। ओके, और जो आपका यहाँ पर और जो आपका आर्टिकल नंबर 31 है जो कि ये बताता था आपका खुद मनी से रिलेटेड था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको भी 300A में भेज दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एक था 19F, इसको भी 300A में भेज दिया गया था, और एक है आर्टिकल 31, इसको भी 308 में भेज दिया गया, और दोनों को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज करते हुए। बस ध्यान यहाँ पर दोनों में अंतर ये होता है कि जो 19F है वो आपका ये बताता है कि आप जो आपकी संपत्ति है उसको गेन कैसे करेंगे, उसको एक्वायर कैसे करेंगे, है ना। मतलब ये बताता है आपको राइट टू एक्वायर जो आपकी वेल्थ है। और जो आर्टिकल 31 है वो ये बताता है, वो प्रोटेक्ट के बारे में बताता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लूज न कर दें। ये गेन के बारे में बताता है और ये बताता है कि आप उसको लूज न प्रोटेक्ट करें। ओके, दोनों को 300A में भेज दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो आखिरी राइट है, आर्टिकल नंबर 32, जो कि हमें बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हिंदी में बोलते हैं इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। इसमें होता क्या है, अगर मान लेते हैं सबसे पहले मैंने पढ़ा है जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में लाया करते हैं। पार्ट 3 में जो उनके आर्टिकल्स हैं, जो उनके आर्टिकल्स हैं वो 12 से लेकर 35 के बीच में है, और 12 से लेकर 35 के बीच में ही आपका आ रहा है आर्टिकल नंबर 32। मतलब कनेक्शन क्या बैठ रहा है यहाँ से, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हर्ट होते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का गलत यूज हुआ है, मिसयूज हुआ है, उनको हर्ट करा गया है ना। तो आप कहाँ जाएंगे, आप बेसिकली कोर्ट के पास जाएंगे। तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर जो 32 है, मतलब यही वाला जो आर्टिकल है वो रिट इशू करता है। रिट इशू करता है, रिट इशू करता है का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप मुझे मेरे फंडामेंटल राइट जो हर्ट हुए हैं उसके लिए आप मेरे को न्याय दीजिए। तो जो आर्टिकल 32 है वो रिट इशू करेगा, ये 5 रिट इशू करेगा और आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 32 होता है, और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल होता है इसमें 226 होता है। यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं, और दोनों रिट इशू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी इंसान के फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं तो वो हाई कोर्ट में जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट उसको मना कर सकता है कि हमें तुम्हारा केस नहीं लेना है, डायरेक्ट मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मना कर सकता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नंबर 32 है वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स के बीच में ही आता है। ओके, और एक चीज, जो हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है वो ज्यादा होता है, सुप्रीम का जुडिशियल रिव्यू कम होता है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने वाली, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 का यूज करके सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही फैसले देता है, जबकि हाई कोर्ट रिट इशू करके फंडामेंटल राइट के बारे में तो देता ही है, प्लस लीगल राइट के बारे में भी फैसले सुना सकता है। तो 5 रिट इशू होती हैं अगर किसी के फंडामेंटल राइट हर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों यूज करते हैं। सबसे पहली है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षकरण कहते हैं जिसको। अगर कोई इंसान, मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, या तो आपकी किडनैप हो जाता है, आपका किडनैप हो जाता है, या आपके साथ मारपीट हो जाती है, आपके फैमिली वाले एक कोर्ट में केस फाइल करते हैं, और वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने वो बोलते हैं कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, XYZ जो भी। तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले हैबियस कॉर्पस रिट इशू करके बोलेगा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे उसको सामने खुद देखना है। मतलब आप उसकी बॉडी को पेश करो, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो जिंदा नहीं हो। ओके, देन आता है मैंडमस कमांड। देन आती है मैंडमस कमांड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या तो वो प्राइवेट होगी या तो गवर्नमेंट होगी, या तो वो प्राइवेट होगी या तो वो गवर्नमेंट होगी, वो अपना काम अगर ठीक से नहीं कर रही है तो जो कोर्ट है वो मैंडमस कमांड को क्या करेगा, इशू करेगा, रिट इशू करेगा इसके रिगार्डिंग, और उससे बोलेगा भाई अपना काम आप ठीक से करो। थर्ड है प्रोहिबिशन कमांड या प्रोहिबिशन रिट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलता है, क्या बोलता है कि तुम अपने जुडिशियल रिव्यू का जो आपका एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, इस दायरे से बाहर निकल के फैसले मत दो, ये बोलता है प्रोहिबिशन। जो सर्शियोररी है इसमें भी हायर कोर्ट
लोअर कोर्ट से ही बोलता है। क्या बोलता है? जो थर्ड में प्रोहिबिशन के अकॉर्डिंग बोला कि उस जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं निकलना है इस एरिया से आपके, और इस एरिया से बाहर निकल के आप फैसला नहीं सुनाएंगे। सर्श्योरिटी में बोलता है कि आपने अब इस एरिया से बाहर निकल के फैसला सुना दिया है, तो अब हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, इस फैसले को नहीं मानते, और वो केस हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से अपने अंदर ले लेगा। कौन सी रेट इशू करके? सर्श्योरिटी रेट इशू करके। जो क्यू वारंट है वो ये बोलता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है वो किसी एक हाई पोस्ट पे जाके बैठ गया है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो उसके खिलाफ क्यू वारंटो रेट इशू होगी और उसको उस पोस्ट से हटाया जाएगा, उसको उस पोस्ट से हटाया जाएगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल नंबर 33 है, जो आर्टिकल नंबर 33 है वो ये बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्म्ड पर्सनल्स के लिए नहीं होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्म्ड पर्सनल्स, जो कि आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह, एसएसबी, इन सब में रहते हैं, उनके लिए ये नहीं होते, क्योंकि उनके लाइफ में अगर वो इन जगहों पर काम करते हैं, किन जगहों पर? आर्म्ड पर्सनल्स वाली जगहों पर, आर्म्ड पर्सनल्स के लिए ही काम करते हैं बेसिकली, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके थ्रू कोई भी बात लीक हो। ओके, आर्टिकल 34 क्या बताता हमें? जो फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा कब? जब मार्शल लॉ लग जाएगा पूरे देश में। अगर कभी पूरे देश में मार्शल लॉ लगता है, फंडामेंटल राइट्स उस समय किसी के भी काम नहीं करेंगे। तब आप कोर्ट में चले भी जाएं कि मेरे फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। जो आर्टिकल नंबर 35 है वो ये बताता है कि ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 3 था, ये हमारा पार्ट 3 था जिसको हमने कवर कर लिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आते हैं हम अपने अगले पार्ट पे, जो कि हमारा पार्ट 4, जो कि हमारा पार्ट 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, जो कि हमें डीपीएसपी के बारे में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है। ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, जिसके जो आर्टिकल्स है पार्ट 4 डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं वो 35 से लेकर 51 के बीच में। और हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, जो डीपीएसपी है वो बेसिकली स्टेट के बारे में बात करती है, हर एक स्टेट की बारे में बात करेगी, हम देखेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 36 से लेकर ये जो 51 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं, इसके कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। मतलब जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी आपकी वो 3 टाइप की होती है। वो 3 टाइप कौन से हैं आपके? एक है सोशलिस्टिक, एक है गांधीयन, और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक समाजवाद, गांधीयन गांधीवाद, एंड देन लिबरल इंटेलेक्चुअल उदारवाद। इनके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जो डीपीएसपी का फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 36, उसमें स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 12 में भी स्टेट की डेफिनेशन दी थी, उसमें सेम ही डेफिनेशन दी है। जो आर्टिकल नंबर 37 है वो ये बताता है कि जो डीपीएसपी हैं उनका कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उनका कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सिर्फ किसका जुडिशियल रिव्यू होता है? फंडामेंटल राइट का। डीपीएसपी का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ये हमें आर्टिकल नंबर 37 बताता है। जो आर्टिकल नंबर 38 है वो ये बताता था, स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रमोटिंग। मतलब जो स्टेट को बोलता है जो भी पीपल हैं उनके वेलफेयर के बारे में एक तो काम करो, उनको सिक्योर करो, प्रोटेक्ट करो, एंड देन उनको सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है। किस किस में? सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इक्वली जस्टिस देना है, ये हमें आर्टिकल नंबर 38 बताता है। जो आर्टिकल नंबर 39 है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल माना जाता है, उसको हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 39, स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी द स्टेट शुड फॉलो। कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो हर एक स्टेट को क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए, है ना। इसके अंदर जो इसके जो सब क्लॉज हैं 1 2 3 4 5 6, डोंट कंफ्यूज इस वाले को इस वाले से कंफ्यूज मत करना है, क्योंकि ये 39A है, ये 39A, ये आर्टिकल 39A है, और ये सब क्लॉज 39A है। ओके, पहला वाला देखते हैं हम। जो फर्स्ट वाला है, ये क्या बोलता है? द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिव लाइवहुड। जीने के लिए जो भी मैन है और वुमेन है उनको क्या करा जाएगा? उनको इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
उनको इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जो बी वाला है वो बताता है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज of the community are so distributed as best to subserve the common good, which means कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेस हैं, जो भी भौतिक संसाधन हैं इंडिया के, उनका यूज कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए यूज होगा, ताकि वो अपना लाइफ में क्या कर पाए, गोल को अचीव कर पाए। बहुत ही सिंपल है। जो सी वाला है वो ये बोलता है द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इकोनॉमिक मॉडल है इंडिया के, है ना, जो भी इकोनॉमिक मॉडल है इंडिया के, उनका यूज जो प्रोडक्टिव मीन्स है या जिसका मतलब वेल्थ होता है, उसके थ्रू कॉमन पीपल है उनके वेलफेयर के लिए हो यूज होगा। उसका जो यूज होगा मतलब कि मतलब सीधे शब्दों में समझें तो जितनी भी इंडिया की अगर स्कीम्स निकाल रही है सरकार, उतना पैसा लगा रही है सरकार स्कीम्स में, तो जो उसका यूज होगा वो इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्कीम्स ला तो रही है सरकार लेकिन उससे किसी का फायदा ही नहीं हो रहा है और पैसा और वेस्ट हो रहा है सरकार का। ओके। डी बोलता है देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। महिला को और पुरुष को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाएगा। जो ई वाला है, वो ये बताता है कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, और जो हेल्थ होती है और उनकी जो फाइनेंशियल नेसेसिटी है, उनका स्टेट अपने पर्सनल यूज के लिए मिसयूज नहीं करेगा। क्या बोलता है ई कि स्टेट मैन, वुमेन या चिल्ड्रन की जो स्ट्रेंथ होती है या हेल्थ और फाइनेंशियल नेसेसिटी, उसके लिए उनका मिसयूज नहीं करेगा कि हम ये चीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बदले में आप हमारा ये काम करो, पता चले और उनका ऐसे करके मिसयूज कर रहा है। आर्टिकल एफ ये बताता है, बेसिकली ये चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जो चाइल्ड होते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करता है 39F। ओके। और जो आर्टिकल 39A है, अब ये भी ए लगा हुआ है, मतलब कि ये अमेंड हुआ है, मतलब कि ये अमेंड होके आया। और ये अमेंड किससे होके आया, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कब हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। ओके। इसमें क्या बोला गया है, द स्टेट टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराएगा स्टेट और लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएगा वहाँ के पीपल के लिए। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज कराएगा, क्या ऑर्गेनाइज कराएगा, एक विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराएगा, दैट्स इट। जो आर्टिकल नंबर 41 है वो ये बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, लोग स्किप कर देते हैं बहुत। द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement as well as in other deserving cases of want, which means बहुत ही सरल है। आर्टिकल 41 ये बोलता है कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है या आप स्टूडेंट हैं या आप ओल्ड एज वाले ओल्ड पर्सन है, तो ओल्ड पर्सन कर लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल 41 डायरेक्टेड रिलेटेड टू स्कीम्स, है ना। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपके पास। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपके पास। अगर आप ओल्ड पर्सन हैं तो आपके पास सिकनेस की प्रॉब्लम होगी, देन अगेन वो मनी पे ही जाएगा। मतलब स्टेट ऑर्गेनाइज कराए, क्या ऑर्गेनाइज कराए, एक स्कीम ऐसी ऑर्गेनाइज कराए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, स्टूडेंट्स को उसकी फीस के रिगार्डिंग कुछ डिस्काउंट मिलेगा, या और ओल्ड पर्सन को सिकनेस के रिगार्डिंग कुछ स्कीम्स लाई जाएंगी। यह आर्टिकल नंबर 41 बोलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आर्टिकल नंबर 42, स्टेट टू इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड व्हाट, मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व राहत, इसको हिंदी में कहते हैं मातृत्व राहत। अगर कोई वुमेन है जो वर्क कर रही है किसी सर्टेन प्लेस पर, किसी सर्टेन जगह पर, मान लेते हैं वो मजदूरी कर रही है और वो प्रेग्नेंट है ना, तो आर्टिकल 42 के तहत
वो घर पे रहे और उसको मैटरनिटी रिलीफ मिलता रहे, मतलब कि उसको पैसे मिलते रहे उस काम के। ओके, वो घर पे रहे लेकिन उसको पैसे मिलते रहे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो मातृत्व है ना। जो आर्टिकल नंबर 43 है वो ये बोलता है लिविंग वेजेस, जिंदा मजदूरी या जीवित मजदूरी के बारे में बात करता है। जीवित मजदूरी की वजह मतलब कि अगर कोई इंसान कहीं पर काम कर रहा है और उसको उस काम के उतने पैसे पे नहीं हो रहे हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ इजीली जिए, है ना, तो आर्टिकल 43 ये बताता है कि भाई उसको कम से कम इतना वेज तो दो जितनी वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए, है ना, जिंदा है तो अब अच्छी से जिंदा रहे। आर्टिकल 43 ए है, मतलब अमेंडमेंट हुआ है 43 ए का अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था। क्या बोलता है, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो वर्कर्स हैं वो जो वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व रहे, किस में इन्वॉल्व रहे, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहे। 43 ए ये बोलता है, और इसी में आपका कॉटेज सेटअप इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 44 है, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक स्टेट में लागू हो जाता है तो वहां पर सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी कास्ट जेंडर सबके लिए एक ही लॉ रहेगा, एक ही लॉ रहेगा। और इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी अपनाया है, तो प्रेजेंट में 2025 में उत्तराखंड ने इसको अपनाया गया है। इससे पहले गोवा ने अपनाया था, लेकिन गोवा ने बिफोर इंडिपेंडेंस पोर्चुगीज अपना के गए थे, इसलिए इसको इंडिया वाले के अकॉर्डिंग कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, इंडियंस ने अप्लीकेबल करा, अगर कभी क्वेश्चन आए तो वो यूके सबसे पहले गोवा में हुआ था। जो इंडियंस ने नहीं करा था वो बिफोर इंडिपेंडेंस ही हो गया था। जो आर्टिकल 45 है वो बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, है ना, अप टू 6 ईयर, जो 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर। ओके, और ये भी आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंडर में ही आता है, अगर कभी पूछ ले तो। जो आर्टिकल 46 है वो बताता है द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। जो स्टेट है वो प्रमोट करेगी किसको, एसटी और एससी के लोगों को, किन फील्ड में, एजुकेशनल वाली फील्ड में और इकोनॉमिक वाली फील्ड में उनको बढ़ावा देगी। जो आर्टिकल 47 है वो ये बोलता है द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी इंसान की हेल्थ में, उसके न्यूट्रिशन में, और वो जैसे रह रहा है उसमें। और इसमें एक चीज और कही गई है कि जो स्टेट है उसको प्रोहिबिट करना है, बैन लगाना है, किसमें, ड्रग्स में, अल्कोहल में और ऐसी हार्मफुल चीजों में जो कि वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। ओके, ये आर्टिकल 47 जो कि एक पॉजिटिव आर्टिकल है। जो आर्टिकल 48 है वो ये बोलता है द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रुएलिटी। एनिमल्स के प्रोटेक्शन के बारे में बताता है और उनके प्रोटेक्शन के बारे में बताता है ये। जो आर्टिकल 48 ए है, ए लगा है, अमेंड होके आया है 1976 में, जो कि आपका 48 तो यही है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे। क्या बोलता है 48 है, इसमें वेलफेयर ऑफ एनिमल्स बोला है, इसमें बोला है इम्प्रूवमेंट करना है, किसका इम्प्रूवमेंट करना है, एनवायरमेंट का, और सेफ गार्डनिंग करनी है किसकी, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की। बहुत ही ज्यादा सरल है, एक गो थ्रू कर लें। इसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है और उसका जो अमेंड वाला आर्टिकल है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है एनवायरमेंट की। जो आर्टिकल नंबर 49 है उसमें क्या बताया गया है, एक लाइन बस इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स को, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट को। मॉन्यूमेंट मतलब जो हमारी रिच हेरिटेज साइट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, जो आर्टिकल 50 है वो ये बोलता है सेपरेट करना है, अलग करना है, किसको, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, आर्टिकल 50 बताता है। और जो आर्टिकल 51 है, उसका गोल क्या है, वो फोकस है किस पे, फोकस है उसका, तो वो प्रमोट करेगा किसको, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51 बताया गया है। यहाँ पर हमारा जो पार्ट 4 है, यहाँ पर हमारा
जो पार्ट 4 है जिसके आर्टिकल है 36 से 51 के बीच में, वो कंप्लीट खत्म होते हैं। ओके, आते हैं हमारे अगले पार्ट पे जो कि हमारा पार्ट 4A, ये पार्ट है ना, पार्ट 4A जिसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है, दैट इज 51A, जो कि उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल 51A में क्या दिया हुआ है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। ओके, चलिए ये करके इन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंडिया में आई थी, तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। कमेटी कब बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी तो 1976 में। स्टार्टिंग में 10 आई थी, जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 40 ये वाली जो 10 थी ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, और जो 11th वाली थी ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड करी गई है हमारे आर्टिकल नंबर 51A में। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आर्टिकल 51A के अंडर ए, आर्टिकल 51A के अंडर बी, देन ये सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड देन के, और ये लास्ट के वाली ही ये वाली है 11th के वाली जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे ऐड करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ओके, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ इंडियंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फर्स्ट वाली है वो बताती है रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल फ्लैग है, जो जितनी भी नेशनल चीजें उनका सब रिस्पेक्ट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, ये बताती है हमें उनकी रिस्पेक्ट करना। मान लीजिए किसी ने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करी, उसको फेंक दिया जमीन पर और रिस्पेक्ट नहीं करी, तो क्या करेंगे हम, क्या उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, क्या हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? तो हमें क्योंकि पता है कि आर्टिकल जो 37 है वो बताता है कि डीपीएसपी का कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स का हो सकता है लेकिन डीपीएसपी का नहीं होगा। और ये जो आर्टिकल 51A है वो भी तो डीपीएसपी के अंदर आ रहा, मतलब इसका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो मतलब किसी ने नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करी है तो हम उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? एक फ्लैग कोड एक्ट लाया गया, एक फ्लैग कोड एक्ट लाया गया। कब लाया गया था? 1971 में। इसके अकॉर्डिंग किसी ने नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करी तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? जेल के अंदर। सेकेंड है चेरिश नोबल आइडियल। जितने भी नोबल आइडियल्स हैं हमारे उनके पाथ को फॉलो करना। जो जैसे नोबल आइडियल्स हो गए हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, ये सारे मतलब नोबल आइडियल्स हमारे बहुत बड़े, तो इनके पाथ को फॉलो करना। जो सी वाली है वो बोलता है अपहोल्ड यूनिटी इंटीग्रिटी एंड एक और लिखिए सॉवरेनिटी, है ना, यूनिटी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना। जो डी वाला है डिफेंड द कंट्री। जब भी कंट्री के ऊपर बात आ जाए तो हम सबको एक होना है और कंट्री को डिफेंड करना है। प्रमोट, जो ई वाला है, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा दिखाना है हमें सब में, हमें भाईचारा दिखाना। और ई वाले में एक और है, ई वाले में एक और है क्या, वो बताता है इक्वालिटी के बारे में, मैन एंड वुमेन के टॉपिक पे। जो एफ है वो बोलता है प्रिजर्व रिच हेरिटेज। जितने भी रिच हेरिटेज हैं हमारे, पुरानी जगह किले वगैरह हो गए, है ना, उन सबको क्या करना है? प्रिजर्व करना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जी वाली बोल रही है प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना है, यानी ग्रीनरी रखनी है हमें हर जगह, हरा हरा। जो एच है वो बताता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। जो एच है वो बताता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब हमें क्या दिखाना है? चारों तरफ ह्यूमनिज्म, भाईचारा, एक तरीके से ह्यूमनिज्म दिखाना है ना। और भाईचारा तो नहीं कहेंगे, ह्यूमनिज्म दिखाना है, मतलब लड़ाई झगड़ा ही नहीं करना है। ये बोलता है आपका आई में सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, हार्म नहीं करना है। मतलब क्या हुआ? टू अवॉइड वायलेंस, टू अवॉइड वायलेंस, ओके, टू अवॉइड
वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा करनी है। जे वाला क्या बोल रहा है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस का मतलब होता है कि आपको हर फील्ड में क्या होना है, हर फील्ड में एक्सीलेंट होना है, एक्सीलेंसी दिखानी है अपनी हर फील्ड में, मतलब चाहे इंडिविजुअल या कलेक्टिवली, या कलेक्टिवली। और जो लास्ट वाली है जो बोल रही है प्रोवाइड एजुकेशन, किसको प्रोवाइड करनी है एजुकेशन, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको करनी है हमें प्रोवाइड एजुकेशन। और यहाँ पर एक चीज आप और ऐड करेंगे यहाँ पर कि एक कमेटी थी जिसको बोलते हैं हम जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि कब बनी थी 1999 में। उन्होंने बोला था कि डीपीएसपी को स्कूल में बच्चों को बच्चों को पढ़ाया जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर हमारा जो क्लास 1 है आज की वो यहाँ पर फिनिश होती है। और हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के आर्टिकल्स पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।